नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने रचा इतिहास। चुनाव नतीजों में बीजेपी को मिला बहुमत। बीजेपी को रिकॉर्ड 155 सीटें और कांग्रेस को सिर्फ 18 सीट। इतना बुरा प्रदर्शन कभी नहीं रहा। आपने खाता खोला। हिमाचल में बदलाव का रिवाज बरकरार। 36 सीटें जीतकर कांग्रेस को मिला बहुमत। बीजेपी को मिली सिर्फ 29 सीटें। उधर मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा उम्मीदवार डिंपल यादव का चला जादू। रामपुर विधानसभा सीट पर भी सपा का जलवा। वीकली एक्सपायरी के दिन बैंक शेयरों का जलवा। करीब 300 पॉइंट दौड़ा बैंक निफ्टी। एक्सिस एचडीएफसी बैंक ने भरा जोश। निफ्टी बिल्कुल फ्लैट। सिर्फ 100 अंकों के दायरे में कारोबार कर रहा है इंडेक्स। मिड कैप्स में रौनक। सरकारी बैंकों में तूफानी तेजी जारी। करीब 8 साल की ऊंचाई पर इंडेक्स। आज फिर निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 3% ऊपर। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक में 5% से ज्यादा का उछाल। और सन फार्मा में 3% की गिरावट। कंपनी के हलोल प्लांट को यूएस एफडीए से इंपोर्ट अलर्ट जारी। प्लांट से कंपनी को 3% आए। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड देखेंगे तो कल की गिरावट के बाद आज एक दायरे में कारोबार आपको इंडेक्स में होते हुए दिखाई देगा, स्पेशली निफ्टी में जो कि 100 अंकों के दायरे में ट्रेड कर रहा है। आउट परफॉर्मेंस दिखेगी बैंक निफ्टी में 300 अंकों की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कारोबार कर रहा है। और वहीं मिड कैप्स में भी रौनक बनी हुई है, लेकिन क्लियरली आज का आउट परफॉर्मर बैंक निफ्टी है 0.1% की तेजी के साथ। निफ्टी को इनफैक्ट सपोर्ट बैंक स्टॉक से तो मिल रहा है, लेकिन आईटी फार्मा यहां पर वीकनेस है जो बाजार को नीचे ड्रैग कर रहे हैं। सन फार्मा एक ही कंट्रीब्यूटर है बाजार निफ्टी को दिन के ऊपरी स्तरों से नीचे लाने में। ये देखिए निफ्टी आईटी इंडेक्स का हाल आपकी स्क्रीन पर 100 अंक नीचे है। फार्मा इंडेक्स 138 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। सन फार्मा तो इनफैक्ट 4% नीचे है ही। लेकिन चलिए, ये तो फिलहाल मार्केट कहां ट्रेड हो रहा है वो बात हुई। आज आपको कई पॉकेट्स दिखाई देंगी मिड कैप स्पेस में जहां पर तेजी बनी हुई है, उन पर चर्चा करेंगे आगे। लेकिन पहले इस समय के संकेत देख लेते हैं। शुरुआत कर लेते हैं एक बार एशियन मार्केट से। और एशियन मार्केट्स में निकाई आपको 0.5% नीचे दिखाई देगा। शंघाई का बाजार फ्लैट है। हांगकांग का बाजार 3% ऊपर है। कॉस्पी में 0.5% की गिरावट के साथ ट्रेडिंग होती हुई दिख रही है। कोविड केसेस चाइना में कैसे आ रहे हैं, कैसे रिपोर्ट हो रहे हैं, उसको काफी क्लोजली वॉच कर रहे हैं एशियन मार्केट्स। उसी के हिसाब से हम रिएक्शन आते हुए देखते हैं। अमेरिका की फ्यूचर्स पर नजर रहेंगे। हल्की बढ़त के साथ डाउ फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। 41 अंकों की मजबूती है। और नेस्डेक का फ्यूचर भी 9 अंक ऊपर है। तो मोर और लेस जो अमेरिकी फ्यूचर्स है वो फ्लैट ही है, लेकिन पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड हो रहे हैं। तो ऐसे में रिमेनिंग सेशन के लिए कैसा ट्रेंड रह सकता है, रेंज क्या रह सकती है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हैं हमारे साथ। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बैंक निफ्टी ने इनफैक्ट अगर आप कल की क्लोजिंग भी देखेंगे तो 43,000 को होल्ड कर लिया था और आज आप देखिए अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। कल निफ्टी 18,600 को होल्ड नहीं कर पाया, उसके नीचे बंद हुआ। अब आज के लिए मौजूदा बिहेवियर को देखते हुए रिमेनिंग सेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी है दोनों इंडाइसेस पर? सिंपल है कि ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। गुड आफ्टरनून टू यू दीपाली। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, निफ्टी का जो आज का लो है काफी हद तक बरकरार है। अपमूव मिलना चाहिए। अगर अपमूव मिलता है तो निफ्टी कहां तक जाएगा? पॉसिबली 18,600, 650, 700 भी जा सकता है। खींचना चाहे तो बहुत खींच सकता है आज, लेकिन यस अपमूव ऑन है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी जैसे कि आपने बताया कि 43,000 को होल्ड किया है, अपसाइड ऑन है। नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट करीब 43,500 के हो सकते हैं। यस अपमूव ऑन है बैंक निफ्टी में। ओके तो बैंक निफ्टी में अपमूव ऑन है और यहां से तेजी और एक्सटेंड हो सकती है। लेवल्स आपको गाबा साहब ने बताए हैं, लेकिन इंडेक्स के अलावा स्टॉक्स में भी आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेंगे आज के सत्र में। तो गाबा साहब पहले तो ट्रेड्स बताइए, कौन से आइडेंटिफाई किए हैं? पर मुझे वेदांत अच्छा लगता है। वेदांत में देखा जाए तो अपमूव है, साइडवेज मूव था, फिर एक साइड 2 दिन की गिरावट देखिए। आज एक फ्रेश अपमूव शुरू हुआ। ट्रेड कर रहा है 315 के आसपास वेदांत। मुझे 320, 325 पॉसिबल है आते दिन में वेदांत पे। स्टॉप होगा 311 का। वेदांत अच्छा लगता है। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त आई थिंक वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक में एक तेजी तो है, काफी देख रहे हैं, लेकिन ये मोमेंटम पुश हो रहा है। 248 के करीब ट्रेड कर रहा है, 255 के करीब जा सकता है, 260 भी आते दिन में पॉसिबल है बंधन बैंक में। स्टॉप होगा 245 बंधन बैंक। ओके तो 2 ट्रेड्स आपको दिखाए गए हैं काबा साहब की ओर से। एक तो वेदांता है जहां पर तेजी की पोजीशंस आप बना सकते हैं और दूसरा है बंधन बैंक।
और बंधन बैंक में 1% के आसपास की बढ़त फिलहाल देखने को मिल रही है। तेजी तो आज इन बैंक से इनफैक्ट है ही, आप चाहे प्राइवेट बैंक देखें चाहे सरकारी बैंक, सभी तेजी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। लेकिन आप बात करेंगे गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव नतीजों की। और गुजरात में मोदी मैजिक ने फिर कमाल किया है। बीजेपी ने गुजरात में बड़ा इतिहास रचते हुए अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। मोदी मैजिक के सामने सब फेल होते दिख रहे हैं। बीजेपी को गुजरात में 155 सीटें मिली हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में सरकार बदलने का रिवाज बरकरार है और कांटे की टक्कर के बाद अब कांग्रेस की जीत तय लग रही है। कांग्रेस को हिमाचल में अब तक 35 सीटें मिली हैं और चुनाव के लिए की जो पूरी अपडेट है, क्या एनालिसिस है नंबर्स का, वो समझने की कोशिश करते हैं। नीरज वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं। तो नीरज जी, पहले तो अब तक की जो पिक्चर है गुजरात और हिमाचल के रिजल्ट्स की, क्या बड़े नंबर्स हैं फिलहाल के सिनेरियो में और कैसे रीड किया जाए, क्या मायने निकल कर आ रहे हैं नंबर्स के? जय दीपाली, सबसे पहले गुजरात पे देखें जहां पे एक इतिहास रचा है भारतीय जनता पार्टी ने और एक बहुत बड़ी जीत, इससे बड़ी जीत आज तक किसी की हुई नहीं है, तो इसलिए ये नंबर्स अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 154 के आसपास ये नंबर अभी चल रहा है जो आगे है और उसके बाद 19 के आसपास ये देखने को मिल रहे हैं इन आईएनसी की, कांग्रेस के। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है यहाँ पे कि इस जीत में 1985 की वो जो जीत थी उसको भी इन्होंने बीट किया, जो माधव सिंह सोलंकी कांग्रेस ने अपने ज़माने में वो जीत रखी थी। इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि मोदी मैजिक चला और वोट परसेंटेज भी बढ़ा और इतनी बड़ी जीत इन्होंने हासिल की। 155 का नंबर इस वक्त दिखा रहा टैली में और अभी भी फाइनल नंबर आने में कुछ समय है। इसके साथ ही अगर इसके एरिया वाइज देखें, अगर गुजरात को कई हिस्सों में बांट के हम नंबर्स को देखें कि कहाँ किस तरीके का प्रदर्शन रहा है, तो वो भी बहुत ही दिलचस्प है। रीजनल में आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कि जो मध्य गुजरात है वहाँ पे करीब 56 सीट के आसपास बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है, जिसमें 19 सीटों की बढ़त है और कांग्रेस को इस रीजन में 18 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी का यहाँ पे खाता भी नहीं खुला, यानी 61 में से 56 सीटें बीजेपी के हिस्से में जाती हुई दिख रही है मध्य गुजरात में। गुजरात के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, वहां पे भी देखते हैं क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है। उत्तर गुजरात, ये भी एक बड़ा फैक्शन था जहां पे कांग्रेस को 9 सीटों का नुकसान है और बीजेपी 22 सीट हासिल कर रही है। यहाँ पे 8 सीटों का इनको फायदा है। एक सीट अन्य कोई है, निर्दलीय कह सकते हैं आप, जहां पे उसकी बढ़त है। लेकिन ये भी जो रीजन है उसमें एक बड़ी तेजी है। सौराष्ट्र और कच्छ ये बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ पे बीजेपी आमतौर पे बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करती थी। कांग्रेस यहाँ पे 24 सीटें लूज कर रही है और 43 सीट के साथ बीजेपी बहुत बड़ी बढ़त ले रही है। 20 सीटों का इजाफा इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। ये वही इलाका है जहाँ पे आम आदमी पार्टी भी बहुत दम लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मात्र 4 सीटें और लगभग इसी रीजन के आसपास वो सिमट के रह के हुए दिखते हैं। तो ये 3 रीजन जो आपको देखिए। दक्षिण गुजरात में देखिए जबरदस्त बढ़त यहाँ पे भी है, 33 सीटें मिलती हुई दिख रही बीजेपी को, जिसमें से 8 सीट का इजाफा है। 7 सीटों का कांग्रेस को नुकसान है और आम आदमी पार्टी यहाँ पे 1 लिख रही है। तो अगर इस पूरे पिक्चर को आप देखें, इस नंबर्स को देखें, तो आपको ये दिखता है कि बहुत बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। कुछ बड़े फेसेस, कुछ बड़े चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या किसी अन्य दल की तरफ से जीते हो, उस पर एक बार नजर डालते हैं, क्योंकि कुछ इलाकों में बहुत बड़े मार्जिन है जहां पे करीब करीब 70-80 हज़ार के वोटर्स जीतते हैं। ये जो आप चेहरा देख रहे हैं जामनगर उत्तर से रिवाबा जडेजा, ये रविंद्र जडेजा की पत्नी है, लगभग 20,000 वोटों से इन्होंने चुनाव जीता है। तो ये एक बड़ी जीत मानी जाएगी इस लिहाज से। घाट लोडिया से भूपेंद्र पटेल बहुत बड़ी जीत से जीते हैं ये, और ये आमतौर पे जो अहमदाबाद के आसपास का इलाका है वहाँ पे बड़ी जीत हासिल होती है। भूपेंद्र पटेल उनके फेस हैं और वहाँ पे उस समय मुख्यमंत्री भी हैं। वीरमगाम से हार्दिक पटेल जो एक समय आंदोलन चला रहे थे, फिर कांग्रेस में गए और फिर बीजेपी आए और बीजेपी की सीट से ये चुनाव जीत रहे हैं और जीत चुके हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनता का फैसला साफ दिखाता है कि बीजेपी बड़े मार्जिन से जीत रही है। कांग्रेस के जिग्नेश मेवाड़ी आगे चल रहे हैं फिलहाल, इनकी काफ़ी ऊपर नीचे होती रही, लेकिन फिलहाल ये आगे चलते हुए दिख रहे हैं। तो ये कुछ फेसेस, लेकिन चलिए एक बार हिमाचल की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये ईशुदान गढ़वी जो आम आदमी पार्टी के सीएम फेस थे, वो इस वक्त पीछे चलते हुए दिख रहे हैं। हिमाचल का नतीजा देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बढ़त लेती हुई दिख रही है। ये देखिए 38 सीटों के साथ बढ़त बना चुकी है और 27 सीटों पे बीजेपी। यहाँ पे जो मैजिक फिगर है वो 35 का है और उसको कांग्रेस पार कर चुकी है। तो अगर यही रुझान
कंफर्मेशन में कन्वर्ट होते हैं तो ये लगभग तय है कि यहाँ पे कांग्रेस सरकार बना लेगी बहुत आराम से, कोई दिक्कत यहाँ पे होती हुई नहीं दिखेगी। लेकिन इस दोनों राज्यों के खेल में बहुत ही महत्वपूर्ण है वोट परसेंटेज का एनालिसिस करना कि किस तरीके से मतदान हुए और किसको कितने वोट मिले। गुजरात का वोट परसेंटेज आपके सामने रखते हैं, वो बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि जो पूरा विपक्ष का वोट था उसमें डिवीज़न के बाद भी बहुत बड़ी संख्या में वोट जो है बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। ये देखिए आपके सामने जो आंकड़ा है 52.9% वोट बीजेपी के खाते में गए हैं, कांग्रेस को 27%, आम आदमी पार्टी को लगभग 13% और अन्य के खाते में है। तो अगर ये बीजेपी छोड़ के बाकी सब जोड़ दीजिए तब भी वो काफ़ी पीछे हैं। तो कई बार ये अनुमान लगाया जाता था कि क्या जो विपक्ष का वोट है वो बीजेपी के हिस्से से भी खिसक के दूसरी तरफ जाए क्योंकि ट्रायंगुलर फाइट थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रादर इसका उल्टा हुआ कि वो वोट टूट के बीजेपी की तरफ भी गया है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में भी आप देखिए वोट परसेंटेज लगभग बराबर है, बहुत ही मामूली सा अंतर है, लेकिन ये जो अन्य के हिस्से में 12% वोट गए हैं इसकी वजह से सीट में डिफरेंस आता हुआ आप दिख रहे हैं। 36 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई देखने को मिल रही हैं। तो ये पूरा हाईलाइट दोनों ही रिजल्ट्स का अब तक की जो पिक्चर आई है और उसके मायने क्या हैं। लेकिन नीरज जी, अगर हम ओवरऑल पूरे इलेक्शन सिनेरियो को देखें तो बीजेपी ने पिछले 48 घंटे में 2 जगहों पर सत्ता गंवा चुकी है। कल एमसीडी गया और आज हिमाचल बीजेपी के हाथ से निकल गया। हालांकि एग्जिट पोल में भी यही पिक्चर दिख रही थी कि गुजरात में बीजेपी को बम्पर जीत मिलेगी। तो कैसे समझा जाए इस कैलकुलेशन को कि एक क्लीन स्वीप आपको गुजरात में मिलता है लेकिन 2 और बड़े इलेक्शंस में आप हार जाते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इसको अगर आप बिग पिक्चर में देखेंगे तो मोटे तौर पर जो आपने कहा कि 2 जगह बीजेपी हारी और 1 जगह बम्पर वोटों से जीती, लेकिन अब इसका एनालिसिस करने जाएंगे तो दिल्ली से अगर आप शुरू करें तो दिल्ली में आप देखिए कि उन्होंने अपना वोट परसेंटेज बढ़ा लिया है और कांग्रेस की कीमत पर आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें हासिल की हैं। बीजेपी की ना तो सीटों के लिहाज से कम, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ा, यानी उन्होंने अपने आप को कंसोलिडेशन के साथ साथ बढ़ा लिया है। लेकिन नेट ये है कि वहाँ पे उन्होंने सरकार गई। हिमाचल प्रदेश में भी आपने देखा कि सीट जो है भले ही कांग्रेस की ज़्यादा हो लेकिन वोट परसेंटेज में कोई फर्क नहीं आ रहा है, यानी विपक्ष की जो ट्विकिंग हुई है उसकी वजह से उनकी सरकार वहाँ पे गई है। अब आप गुजरात में आइए, गुजरात में भी सेम पिक्चर है। यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर बदली ये है कि जो विपक्ष का वोट था वो कुछ बीजेपी की तरफ भी चला गया है, इसलिए वो 53% के आसपास जा रहा है और लैंडस्लाइड विक्ट्री आपको इसलिए दिख रही है। इसका मायने ये है, इसका एनालिसिस ये है कि बीजेपी भले ही 2 जगह उनकी सरकार गई हो, लूजिंग ग्राउंड पर नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना वोट बैंक नहीं छोड़ा है। विपक्ष के लिए लेसन ये है कि वो उसी विपक्ष के वोट के अंदर अपना खेल खेल रहे हैं, चाहे जितनी पार्टीज हो सब उसी विपक्ष के वोट में लड़ रहे हैं। तो अगर आपको इस फाइट को आगे ले जाना है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, बीजेपी के टर्फ में जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप बीजेपी के टर्फ में जाके गेम खेलने की कोशिश करते हैं तो गुजरात हो जाता है जहां पे विपक्ष का वोट भी बीजेपी के पास चला जाता है। तो इस नतीजे को इसीलिए देखना चाहिए और सभी पार्टियों के लिए इस चुनाव में लेसन्स हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। लेकिन नेट अगर आप किसी को एक बिग लूजर के तौर पे यहाँ पे देखेंगे तो कांग्रेस भले ही एक राज्य में अपनी सरकार बना रही है, लेकिन बिगेस्ट लूजर वो इसलिए है क्योंकि उनकी गुजरात में बहुत बुरी हार हुई है, वो लगभग विपक्ष में रिप्लेस जैसे होते हुए दिख रहे हैं और दिल्ली में तो पूरी तरीके से उनका सफाया हो चुका है। अब ऐसे में बहुत सारे सवाल आगे एनालिसिस में आएंगे जब फाइनल रिजल्ट आएंगे कि किस तरीके के वोट परसेंटेज हैं, कैसे कौन सी स्ट्रेटजी किसके लिए काम करेगी। इनफैक्ट आखिर में नीरज जी जो आपने बात कही कि जो ये चुनाव नतीजे हैं इससे कांग्रेस को काफी बड़ा झटका है, भले चाहे हिमाचल उनके हाथ लगाओ। और यही मैं आपसे पूछना भी चाहती थी क्योंकि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे काफी तेजी से उभर रही है, गुजरात में आपका उदय हो गया है। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए? आपकी जो भी प्रेजेंस इस इलेक्शंस में रही है, बीजेपी को ज्यादा फायदा हुआ है, कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है, आपकी प्रेजेंस से दोनों पार्टीज पे इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं? आम आदमी पार्टी ने गुजरात में एंट्री ले ली है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके पास 10, 11, 12% वोट आ रहा है, 1, 2, 3 सीटें भी आ सकती हैं, तो उनकी एंट्री ज़रूर हो गई है उसमें। लेकिन जब आपके सामने अगर एक चैलेंजर 52-53% की वोट परसेंटेज के साथ और 150 से ज़्यादा सीटों के साथ खड़ा है तो आप इर्रेलेवेंट हो जाते हैं। इसलिए इर्रेलेवेंट हो जाते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया कि जो विपक्ष का वोट है उसी के अंदर आप खेल रहे हैं।
आप बीजेपी को डेंट नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी को अगर आप डेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनका वोट परसेंटेज नहीं कम हो रहा, उनकी सीटें नहीं कम हो रही हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है इसमें। दिल्ली का आप रेफरेंस लीजिए, दिल्ली में बीजेपी के साथ क्या हुआ, वोट परसेंटेज भी बढ़ा लेकिन सीटें कम हो गई क्योंकि कांग्रेस वहां पे सख्त हो गई, तो कांग्रेस का वहां पे उनको फायदा मिला। तो विपक्ष के वोटों का अगर आप पूरा समुच्चय ले लें, पूरे उसको कंसोलिडेट करें, तो गुजरात में बिल्कुल प्ले नहीं होता हुआ दिख रहा है। रादर इसमें एक ट्रिक है, देखिए ट्रिक ये है कि आम आदमी पार्टी ने क्या किया, नोटों पे गणेश लक्ष्मी और हिंदुत्व की भी बात उन्होंने की, बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे माइनॉरिटीज जुड़े हुए जिस पे उन्होंने बात तक नहीं की जो उनके अगेंस्ट गया है। इसलिए जब आप सॉफ्ट हिंदुत्व प्ले करने की कोशिश करेंगे तो आप हार जाएंगे, गुजरात में हो जाएगा। दिल्ली में अभी आप देखिए अगर वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ नुकसान होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन रिजल्ट्स में तीनों पार्टियों के लिए मैसेज है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि रिजल्ट साफ दिखा रहे हैं कि बीजेपी अपना वोट परसेंटेज बढ़ा रही है, कंसोलिडेट कर रही है, और विपक्ष अपने उसी वोट के अंदर सब कुछ कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया नीरज जी, ये पूरा एनालिसिस करने के लिए, इलेक्शंस का, रिजल्ट्स का, सभी पार्टीज के लिए, नंबर्स के मायनों का। रुक रहे हैं इसी के साथ एक क्विक ब्रेक के लिए, वापस लौटेंगे तो खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी लेकर आएंगे। कल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट का हाल देख लेते हैं। आज वीकली एक्सपायरी के दिन क्या रुझान बने हुए हैं। ऑल्दो सारे नजरें आज टिकी हुई हैं बैंक निफ्टी पर, सरकारी बैंकों पर, और यही सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। मिड कैप्स में इनफैक्ट 2-3 पॉकेट्स और है जहां पर तेजी आपको दिखाई देगी। सीमेंट स्टॉक्स में तेजी है, जेके लक्ष्मी सीमेंट जैसे स्टॉक्स तेजी दिखा रहे हैं। इनफैक्ट बैंक निफ्टी देखिए तेजी बहुत बढ़ती हुई दिखाई दी है। मिड कैप्स देखिए आधा % ऊपर आ चुके हैं, तो एकाएक एक्सटेंड हो रही है स्ट्रेंथ, जो गावा साहब ने शुरुआत में भी कहा। जेके लक्ष्मी सीमेंट की मैं बात कर रही हूँ जहां पर ज्यादा तेजी है आज के सेशन में। जेके सीमेंट नहीं, ये तो 3200 के आसपास कारोबार कर रहा है। इसके अलावा अगर आप कुछ और पॉकेट्स देखेंगे तो फर्टिलाइजर स्पेस में तेजी आज है। फैक्ट मद्रास फर्टिलाइजर्स, ये स्टॉक तेजी में आज कारोबार कर रहे हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट आपकी स्क्रीन पर, जिसका भी जिक्र किया, ये डे हाई पर अब आकर कारोबार कर रहा है। फैक्ट आप देखिए 171 पर। मद्रास फर्टिलाइजर्स देखिए, फर्टिलाइजर पॉकेट में आपको बाइंग दिखाई देगी। सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, यहां भी जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। तो फर्टिलाइजर्स में एक एक्शन लगातार बना हुआ है। लेकिन चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते जो मुकाबला चल रहा है वो ब्रिजेश एल, मेहुल कोठारी के बीच चल रहा है, और साथ ही साथ रुचित जैन भी हैं। अब तक के पोर्टफोलियो की स्थिति दिखा देते हैं कि बदलाव क्या किए हमारे एक्सपर्ट्स ने। ब्रिजेश एल ने त्रिवेणी टर्बाइन, ये एक नया ट्रेड ऐड कर रहे हैं। ये 299 के लेवल्स पर ये एंट्री करने की सलाह दे रहे हैं। 332 का टारगेट, 288 का स्टॉप लॉस, यानी इन स्तरों पर एंट्री करके 332 के लक्ष्य के लिए आप एक तेजी की पोजीशंस बना सकते हैं। मेहुल कोठारी ने एग्जिट किया है रैलीज इंडिया से, इनके पोर्टफोलियो में था ये स्टॉक। 255 के लेवल पर एग्जिट किया है। फिलहाल 270 के इनके टारगेट थे और 242 का इनका स्टॉप लॉस था। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, यहां भी प्रॉफिट्स को बुक किया है मेहुल ने 91 के लेवल्स पर, 93 के लेवल्स पर इनफैक्ट इन्होंने बुक किया है। कॉल इन्होंने दी थी 91 के लेवल्स पर, 97 के टारगेट, 88 का स्टॉप लॉस। तो ये है फिलहाल अपडेट हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो से। साथ ही अब रिटर्न की स्थिति भी दिखा देते हैं कि तीनों खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो कैसे रिटर्न लैंड कर रहा है मुनाफे के मीटर में, और अब तक की स्थिति के हिसाब से तीनों खिलाड़ियों की ओर से पॉजिटिव रिटर्न्स आ रहे हैं। लीड कर रहे हैं मेहुल कोठारी 8.5% के रिटर्न के साथ। मार्जिनली पीछे हैं ब्रिजेश एल, लेकिन अच्छे रिटर्न्स उनका पोर्टफोलियो भी लैंड कर रहा है 8% के आसपास के, और रुचित जैन का पोर्टफोलियो 2.5% रिटर्न दे रहा है। तो ये है खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार आप देखिए नो योर कंपनी। नमस्कार।